किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की एक और बहुत जरूरी किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। ये छोटी सी पुस्तक राधा मोहन गोकुल जी के 6 लेखों का संकलन है, जो कि उस समय की अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इसका संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने, तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। 15 दिसंबर 1865 को इलाहाबाद के पास भदरी रियासत में पैदा हुए गोकुल जी भारतीय राष्ट्रीय जागरण के मनीषियों में गिने जाते हैं। उन्होंने भारतीय चिंतन परंपरा की प्रतिगामी धारा को खारिज करते हुए प्रगतिशील धारा को अपनाया और साथ ही पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी, जनवादी, वैज्ञानिक और प्रगतिशील मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने सिर्फ लेखन के जरिए ही नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के काम में आजीवन संलग्न रहे। रामविलास शर्मा के शब्दों में वो प्रेमचंद और निराला की परंपरा के निर्माता, उसके अभिन्न अंग थे। तो सुनिए इस पुस्तक की पहली कड़ी और इसके पहले अध्याय नारियों के अधिकार का पहला भाग। भूमंडल के सभी देशों में स्वभाव से ही सबल निर्बल को अपने स्वार्थों का साधन बनाता रहा है और अब भी बनाता है। पुराने इतिहासों और धर्मशास्त्रों को देखते हैं तो यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है। विद्वान अनपढ़ों को, बलवान कमजोरों को, धनवान निर्धनों को अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखना चाहते हैं। प्रकृति ने स्त्रियों को एक खास अभिप्राय से उसी तरह जन्म दिया है जैसे पुरुषों को। अभीष्ट सिद्धि के लिए पुरुषों को अधिक बल दिया और स्त्रियों को पुरुषों से कुछ कोमल बनाया, पर स्त्रियों की इस सुकुमारता का पुरुषों ने अनुचित लाभ उठाया। आजकल भी कहीं कम कहीं ज्यादा यही बात देखने में मिलती है। प्राचीन काल में अरब में और भारत में भी बहुधा लोग लड़कियों को अपने सिर नीचा कराने वाली समझकर मार डालते थे, मानो उन्हें माताओं की जरूरत ही ना हो, या ये समझते हों कि केवल पुरुषों से सृष्टि कायम रह सकती है। स्त्रियों को पर्दों में डाल रखना कहीं कहीं सामाजिक धर्म का एक अंग बन गया है। इनको बलवान बनाने के बदले पर्दे के बल से और अधिक कमजोर किया गया। इन्हें व्यायाम करने का मौका न देकर और बुद्धि को विकसित न होने देने के लिए अनेक स्थानों में विद्या पढ़ने, प्रकृति का निरीक्षण करने आदि कामों से रोका गया। इन्हें राजकाज के सब तरह के कामों में भाग लेने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इस तरह भूमंडल के आधे सज्ञान प्राणियों को निकम्मा बनाने के गुरुतर कार्य पुराणों ने किए। नारियों के संपत्ति का, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों, कहीं कहीं तो धार्मिक अधिकारों में भी सीमातीत कमी की गई। फिर भी स्त्रियों को बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कैसा अन्याय है? जिसने कभी विचार किया है, अनुभव से काम लिया है, यह निसंकोच कहेगा कि मनुष्यों के ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। एक वह जो हम बाह्य जगत को देखकर और सोच विचार कर पैदा करते हैं, और दूसरा वह जो स्वतः मन में पढ़ा जाता है। जो समाज या विचार मन में स्वतः उत्पन्न होते हैं, उनका प्रेम से स्वागत करना और उनकी परीक्षा करना हमारा काम है। हम देखें कि वे विचार मन में रखने के योग्य हैं या नहीं। संसार का सारा ज्ञान जो आज हम में है, इन्हीं विचारों से हमें मिला है। जो ज्ञान किसी को स्कूल की शिक्षा से प्राप्त होता है, वह ओछी पूंजी के समान होता है और अधिक ज्ञान प्राप्ति का साधन मात्र हो सकता है। प्रत्येक प्राणी अपना शिक्षक वास्तव में आप ही होता है। सिद्धांत, अवस्था या परिस्थिति के भेद से विचार चाहे लाए गए हों चाहे खुदाए हों, होते हैं जुदा जुदा और याददाश्त या स्मृति पर अंकित नहीं किए जा सकती।
उनका मानसिक आवास समझ है। इसलिए वे तब तक स्थायी नहीं बन सकते जब तक वे अपने ही मस्तिष्क से उत्पन्न न हुए हों। अब हम देखें कि स्त्रियों को न तो पाठशाला की पूरी शिक्षा का ही मौका दिया जाता, न उन्हें स्वभावतः विचारों की वृद्धि का ही अवसर मिलता है। इस दशा में स्त्री स्वभाव पर, उनके आचार विचार पर लांछन लगाना पुरुषों का घोर अत्याचार नहीं तो और क्या है। जब पहली बार मुझे स्त्री जाति की दुर्दशा का ज्ञान हुआ, तब लगातार बहुत काल तक मैं इस विषय को सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि पुरुषों में अपने बड़प्पन का अभिमान, अपनी श्रेष्ठता का ढोंग नितांत निर्मूल है। उस अभिमान और ढोंग का आधार स्वार्थ परायणता और निष्ठुरता है। जहाँ तक प्रकृति बाधक न हो, स्त्री और पुरुषों के अधिकार समान होना ही न्याय और मनुष्यता है। स्त्रियों को पराधीनता की बेड़ी से जकड़ना बड़ी भूल है। प्रकृति की बाधा स्त्रियों के साथ पुरुषों की भी उन्नति की समता करने में बड़ी हो सकती है। इसलिए पुरुषों का कभी कभी यह ताना कि स्त्री रण क्षेत्र में जाया करे और दूसरे बड़े बूढ़े कठिनाई के काम किया करें, ठीक नहीं है। क्योंकि स्त्रियां भी तो कह सकती हैं कि पुरुष बच्चे जन लिया करें और अन्य अनेक प्रकार के काम जो प्रकृति ने स्त्रियों के लिए ही बनाए हैं पुरुष कर लिया करें। यह सूखा तर्क कटुवाद था, खाली जबानदराजी है। इससे हमारे इस तर्क को तनिक भी धक्का नहीं पहुंचता कि स्त्री पुरुषों के सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और सांपत्तिक अधिकार एक समान होने चाहिए। जो लोग स्त्रियों के अधिकार के पक्षपातियों के साथ कट बैठी दलीलें करते हैं, जो तर्क नहीं करते, न उन्हें तर्क मिलता है, न किसी तर्कानुमोदित आधार पर वे स्त्रियों की पराधीनता का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी आदत और पुरानी पड़ी हुई परिपाटी के गुलाम हैं। रूढ़ी प्रियता ने, बहुत दिनों के रिवाज ने उनकी मानसिक विचार दृष्टि को खराब कर दिया है। कोई कैसा भी रिवाज क्यों न हो, जब हम देखें कि वह मनुष्यों की कमजोरी, स्वार्थपरता और नीचता आदि विकारों से प्रचलित है, तो हमारा धर्म है कि हम उसे तुरंत मिटाने के लिए दत्तचित होकर खड़े हो जाएं। स्त्रियों के साथ पुरुषों की निष्ठुरता या दुर्व्यवहार है, वह सब मानसिक नीचता पर आश्रित है। केवल पाश्विक बल की अधिकता के कारण जो हम स्त्रियों को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखना चाहते हैं, वह सर्वथा बुरा है। आदिकाल में स्त्रियों और पुरुषों के अधिकारों में भेद नहीं था। स्त्रियां पुरुषों की दासी या उनके संभोग की चीज नहीं समझी जाती थी। यह बात हमें प्राचीन सामाजिक रीति नीतियों के देखने से प्रत्यक्ष मालूम होती है। बाद में हम लोगों ने स्त्रियों की निर्बलता से अनुचित लाभ उठाने का इरादा किया, क्योंकि लूट खसोट प्रत्येक पशु के स्वभाव में होती है। मनुष्य भी पशु है। लेकिन आज जब हमारी पशुता घट रही है और सज्ञानता आए दिन वृद्धि पाती जा रही है, तब हमें दूसरों के अधिकारों पर अत्याचार करना शोभा नहीं देता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्त का ठेंगा सिर पर। इन कहावतों का अंधकार में समय गया और जो थोड़ा बाकी है उसके हटाने के लिए संसार के चतुर नर नारी लगातार परिश्रम कर रहे हैं। इस समय हम भारतवासियों के लिए जरूरी है कि मनुष्य का जो अत्याचार हो रहा है, इसको हटाने के लिए प्राणपण से तैयार हो जाएं। स्त्रियों और गरीबों पर अत्याचार करना छोड़कर उन्हें अपना सहयोगी बना लें। जब हम कई करोड़ पुरुष और इसी तरह कई करोड़ स्त्रियां एक साथ मिलकर किसी काम में जुट जाएंगे, तो इस अनर्थ को बहुत जल्दी मिटा सकेंगे, जिसके ब्याज से प्रत्येक भारतवासी का हृदय व्यथित हो रहा है, अधमरे पशु पक्षी की तरह तड़प रहा है। साधारण नियम यही है कि बलवान निर्बल पर हुकूमत करता है, लेकिन जब निर्बल में ताकत आ जाती है तो वह तर्कों बतर्कों जवाब देने को तैयार हो जाता है। तब पहले का बलाभिमानी शासक तुम दबाकर भाग जाता है। समय आ सकता है जब स्त्रियां बलवती होकर पुरुषों की वैसी ही खबर लें जैसी वे इन स्त्रियों की ले रही हैं। ऐसे भी देशों और जातियों का नितांत अभाव नहीं है जिसमें स्त्रियों का प्राधान्य पाया जाता हो। हम निसंकोच होकर कह सकते हैं कि आजकल पुरुषों का जो संबंध स्त्रियों के साथ है वह पशु बल पर ही अवलंबित है, खासकर भारत में।
कौन नहीं जानता कि 19वीं शताब्दी में जो लोग हमको कच्चा खा जाया करते थे अब खून पीकर छोड़ देते हैं, इसलिए कि हम में जागृति होने लगी है। जब दुर्बल गुलामों में कुछ बल आता है, वो अपनी परिस्थिति को समझने लगता है, तब वह कभी कभी मालिक के सामने अकड़ जाता है और मालिक को भी कुछ दबकर उससे वादे या इकरार करने पड़ते हैं। इसका अर्थ यही है कि बलवान ने निर्बल के स्वत्वों को स्वीकार करना आरंभ किया। जैन तीर्थंकरों, बुद्ध देव और मसीह सदर्श अनेक सहृदयों ने शांति का पाठ पढ़ा है, पर मनुष्य की समझ में एक ना आया, क्योंकि एक शांति का पाठ अस्वाभाविक मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध है। तभी तो भगवान कृष्ण बारंबार कहते हैं, युद्धस्व विगत ज्वर उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जब तंग आई हुई भारतीय महिलाएं भी बिगड़ खड़ी होंगी, तब पुरुषों को बगलें झांकनी पड़ेंगी। अच्छा होगा जो हम ईमानदारी के साथ उनके अधिकारों को उन्हें प्रेम पूर्वक सौंप दें। यदि संसार में दास दासियों के क्रय विक्रय की प्रथा मिटने पर आ चुकी है, यदि व्यक्ति की एक मुखी सत्ता का नाश मनुष्य जाति ने करना निश्चय कर लिया है, तो स्त्रियों का दासत्व भी अब बहुत दिन नहीं रह सकता। भारत की पराधीनता उसी दिन तक है जिस दिन तक छूत का भूत और स्त्रियों के गले का बंधन न हटा। इसमें संदेह नहीं कि अधिकार का मजा बड़ा बुरा है। मुंह लगी हुई शराब का छोड़ना टेढ़ी खीर नजर आता है। हुकूमत करने में एक शान है जिसका प्रेम शक्तिशाली मनुष्य को अत्याचार का अंत नहीं करने देता। पुरुषों को चस्का पड़ा हुआ है कि स्त्रियों को वे इस तरह बरतें जैसे बालक काठ या मिट्टी के खिलौने को बरतते हैं। पुरुष अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियों को बल दे, ये बात अब अधिक दिन तक नहीं चल सकती। पाप कर्मों का समर्थन पाप ही है, जिसको पुरोहिती ठग से जीवन व्यतीत करना है, जो पीढ़ियों के हराम का माल खाते चले आते हैं और खाते ही रहना चाहते हैं, उनको ही धर्म के नाम पर की जाने वाली सारी बेहूदगियां प्राकृतिक धर्मानुमोदित और न्याय संगत प्रतीत होती हैं। जिस तरह आज एंग्लो सेक्शन कहते हैं कि इस संसार पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं, वैसे ही पुरुष भी प्रमादवश कहते चले आए हैं कि हमारा स्त्रियों पर शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्त्रियां भी बहुत दिनों की गुलामी के कारण अपने को पुरुषों से हेय और नीच समझने लगी हैं। क्या हम नहीं देखते कि बहुधा हिंदुस्तानी अपने को अंग्रेजों से छोटा समझते हैं और सफेद चेहरा या टोप देखते ही सिर झुका देते हैं? कौन इनकार कर सकता है कि रिवाज की ओर से संसार का पिता किसान, सूदखोर बनिए, डाकू क्षत्रिय और हरामखोर ब्राह्मण से छोटा समझा जाता है? हमारे कई अछूत भाई स्वयं अपने को अछूत मानते हैं। बहुकाल व्यापी दास्ता का ये स्वाभाविक परिणाम है। जहाँ मर्द पातिव्रत दुहाई देते हैं, वहाँ बेचारी स्त्रियां भी गुलामी की गर्त में पड़ी पड़ी पातिव्रत की महत्ता के राग गाती हैं। हमारे मॉडरेट राजनीतिज्ञ भी तो हाँ हुजूर करने में ही देश और जाति का सुधार और उद्धार माने बैठे हैं। मनुष्य स्वभाव से नैसर्गिक स्वतंत्रता चाहता था कि स्त्रियां भी पत्नी व्रत पर जोर देती हैं, लेकिन दास्ता ने उनके हृदय के महीन, पवित्र और स्वाभिमान पूर्ण भावों को नष्ट कर डाला है। वे भी अपने शत्रुओं की ही विजय की कामना करती दिखाई देती हैं। इसलिए प्रत्येक सहृदय व्यक्ति का कर्तव्य है कि जाति जाति को गुलामी से बचाने के लिए अपनी आवाज उठाए और स्वयं उनके अधिकारों को देने में क्षण मात्र की भी देर न करे। कहा जाता है कि मनुष्य जाति की महत्ता का कारण न्याय है। न्याय सवर्गीय प्रकाश है जो मनुष्य समाज को दैदीप्यमान बनाए रखने की शक्ति रखता है। परंतु जब हम नर और नारियों के संबंध पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रत्यक्ष हो जाता है कि हमारा बड़े बड़े शब्दों द्वारा याद किया जाने वाला न्याय क्या है। समता और स्वतंत्रता किस प्रतिष्ठा से मनुष्यों में देखी जाती है। नीचे लिखे कुछ पृष्ठों में उस न्याय का विश्लेषण के साथ दिग्दर्शन कराने की कोशिश करूंगा जो नर नारियों के साथ करते हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता
की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी, जिसे प्रकाशित किया था राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। ये एक पुस्तक के पहले अध्याय नारियों के अधिकार का पहला भाग था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो इस पुस्तक की श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।